नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इसके पहले वीडियो में भी हम लोग जाने थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। उस वीडियो में 10-12 डिजीज़ कंडीशन जाने थे। इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HIV एड्स के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उसके बाद जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, मलेरिया, ये सभी जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो पिछले वाले वीडियो बताए थे उसमें थोड़ा सा ऊपर बताए थे, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कॉजेटिव एजेंट और उस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो भी डिजीज पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग का डिजीज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे HIV। HIV में हम लोग जानेंगे ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस होता है इसके बारे में। ये डिजीज़ कंडीशन जानने से पहले दो चीज़ जान जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है जो बी सेल है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये हम लोग का HIV में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। बी सेल को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और टी सेल को बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक, अब जो हम लोग का HIV है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जो HIV है पहले उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है। यहाँ से ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका मोस्ट कॉमन स्पेसीज जो होता है, मोस्ट कॉमन स्पेसीज वो होता है HTLV3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको क्वेश्चन मार्क दे लीजिएगा। मोस्ट कॉमन स्पेसीज क्या होते हैं तो HTLV3, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3। देखो, जो HIV और एड्स दो कंडीशन होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। इन स्टेज ऑफ HIV को हम लोग एड्स बोलते हैं। तो बोल सकते हैं, देखो HIV यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट समझ लीजिएगा HIV और एड्स में। जो HIV है ये HIV इन स्टेज होगा तब जाकर एड्स होगा, लेकिन जो एड्स वाला पेशेंट रहेगा उसको HIV जरूर रहेगा। तो बोल सकते हैं कि हम सभी एड्स वाले पेशेंट को HIV है उसमें ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट जिसको HIV है उसमें एड्स है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन स्टेज ऑफ HIV को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा स्पेशल पॉइंट देखे कि एड्स क्या होता है। एड्स इंड स्टेज ऑफ HIV, इंड स्टेज ऑफ HIV जो है कंडीशन उसका बहुत भ्रष्ट हो गया है, सीवियर कंडीशन हो गया, स्टेज 3 में चल गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि जो ये हम लोग का डिजीज कंडीशन HIV एड्स, इसमें जो हम लोग का सेल अफेक्ट होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट, टी सेल अफेक्ट होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सेल अफेक्ट होता है तो टी सेल का दो टाइप होता है। एक होता है CD4 सेल और एक होता है CD8। CD4 का नॉर्मल वैल्यू के बात करें कितना होता है तो ये होता है 800 से 1600। ये कितना होता है तो ये होता है 400 से 800। नॉर्मल जो रेशियो होता है वो कितना रहता है, 2:1। ये क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है
कि नॉर्मल रेशियो कितना होता है CD4 और CD8 के, तो बोलेंगे 2:1। लेकिन जो HIV कंडीशन है, HIV कंडीशन, उसमें 1:1 हो जाता है। और एड्स कंडीशन में कितना हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। मतलब कि CD4 सेल अफेक्ट होता है, CD4 सेल का काउंट लेस देन 200 हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इस सेल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल रेशियो कितना होता है CD4 सेल और CD8 सेल का। तो CD4 और CD8 का नॉर्मल रेशियो होता है 2:1। HIV में 1:1 हो जाएगा। मतलब ये जो 800 से 1600 है, 400 से 800 हो जाएगा। ये सेम रहेगा, ये नो चेंज। इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, नो चेंज। ये चेंज तो नहीं होता है। चेंज कौन होता है, तो CD4 सेल होता है। CD8 में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। पहले CD4 क्या होगा, जो 800 से 1600 ये क्या हो जाएगा, 400 से 800 हो जाएगा। आगे चल के क्या हो जाएगा, 200 से कम हो जाएगा। 200 से कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1:2 हो जाएगा, या फिर लेस देन 200 हो जाएगा। ये एड्स कंडीशन को दर्शाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो 1987 में आया था। NACP का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। सेकंड नाको आया था, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो आया था 1992 में। नाको कब आया था, तो 1992 में आया था। ठीक, अब इसका फेज आया था, 4 फेज था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 जो है वो आया था 1992 में, नाको का ही। फेज 2 1999 में, फेज 3 आया था 2007 में, और फेज 4 आया था 2014 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नाको का फेज 1 कब आया था, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक, ये हो गया हम लोग का एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। HIV के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कौन कौन सा चीज़ें होती है, तो उसको समझ लीजिएगा। HIV के स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। HIV जो वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ये हो गया हम लोग का HIV वायरस। इसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA। ठीक, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। उसके साथ 3 स्ट्रक्चर देखने के मिलते हैं। 3 स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP 120। और ये कैप्सूल के अंदर ये जो स्टैंड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको बोलेंगे हम 1 नंबर स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे 2 नंबर, इसको बोलेंगे 3 नंबर। यहाँ तक ठीक। इसको बोलते हैं इंटीग्रेज। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेज 4 नंबर। और इसको बोलते हैं प्रोटीएज, और ये है 5 नंबर। प्रोटीएज ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है। इसको क्या बोलते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड RNA। क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड RNA। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV जो वायरस है उसमें क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में कितने चीज़ें होती है, उसका काम क्या है। देखो,
5 चीज़ें होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, उसके बाद ये जो शार्प स्ट्रक्चर होता है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा कि इसके न्यूक्लियस को सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है इसको डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटीग्रेज जो होता है ये क्या करेगा कि जो भी CD4 सेल है, CD4 सेल पर तो ये वायरस अटैक करता है, तो उसके न्यूक्लियस के उसके मेम्ब्रेन को उसके जो पोर्स होते हैं 24 पोर्स में तोड़ देगा, ये काम करता है इंटीग्रेज। और प्रोटीएज जो होता है उसके न्यूक्लियस के मटेरियल को ही पूरा चेंज कर देता है। ये 4 गो है, इसके पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलता है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही जानेंगे कि जो आरएनए ये वायरस है कौन सा, HIV वायरस, इसके स्ट्रक्चर में होते हैं 5 स्ट्रक्चर, ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, 41 होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज होता है, उसके साथ प्रोटीएज होता है, उसके बाद इसके होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जो हम लोग का HIV है उसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, वो क्या होता है STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये है, उससे फैलता है। 87% है केसेज, कितना है 87% है। इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है HIV से रिलेटेड। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, HIV एड्स के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, मलेरिया के बारे में, उसके बाद जो भी कम्युनिकेबल डिजीज बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। अब लिखिएगा सेकेंड डिजीज कंडीशन ट्यूबरक्लोसिस। TB को दूसरा नाम कुछ फिनोमिना इसको बोला जाता है, फिर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, लिख लीजिएगा कुछ फिनोमिना या फिर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑल्सो नोन एज, एक बोलते हैं कोच फिनोमेना या फिर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ये हो गया TB का दूसरा नाम। कॉजेटिव एजेंट तो पता ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में ये नॉर्मल चीज़ है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसमें हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। एक करते हैं मोन्टेक्स टेस्ट जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है मोन्टेक्स टेस्ट से रिलेटेड। कैसे करते हैं तो इंट्राडर्मल फोर आर्म पर करते हैं। कहाँ करते हैं? फोर आर्म पर इंसर्ट करते हैं। PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, उसको इंसर्ट करते हैं। टाइमिंग होता है देखने का विदिन 72 आवर्स के अंदर में उसको हम लोग देखते हैं। 48 से 72 घंटे के अंदर में उसका इन ड्यूरेशन टाइम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इन ड्यूरेशन टाइम। इन ड्यूरेशन टाइम देखा जाता है 48 से 72 घंटे के अंदर में। एक होता है जेडन स्टेनिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। जेडन स्टेनिंग इसको याद रखिएगा। स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग का फुल फॉर्म होता है जेल नेल्सन स्टेनिंग। इसमें क्या होता है कि ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है। इसमें तुम्हारा रहेगा कि इस तरीके से स्लाइड रहेगा, स्लाइड इस तरीके से उसमें पारा रहेगा और देखा जाता है कि टीबी के बैक्टीरिया कितने डिब्बों में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस इसको है या फिर नहीं है। इसको बोलते हैं जेडन स्टेनिंग। बस इतना याद रखना है कि किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस में देखने के लिए मिलता है। यह है टीबी से रिलेटेड। इसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट में तो ATT चलता है, एंटी ट्यूबरक्लोरिन थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट। ATT इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एंटी ट्यूबरक्लोरिन थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग बात करें कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन होता है, जिसमें आ जाता है रिफाम्पिसिन,
जिसके वजह से ऑरेंज कलर यूरिन होता है, ऑरेंज कलर यूरिन, इसका साइड इफ़ेक्ट है, ऑरेंज कलर यूरिन होगा। INH आइसोनियाजाइड जिसको बोलते हैं, आइसोनियाजाइड के साथ हमेशा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो होता है उसको देना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन उसके बाद होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑटोटॉक्सिक होता है, IM इसको देते हैं, ऑटोटॉक्सिक होता है लेकिन इसको IM दिया जाता है। उसके बाद पायराजिनामाइड, और लास्ट हो जाएगा हम लोग का इथाम्ब्यूटोल, जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है, साइड इफेक्ट। इस साइड जो बराबर के बाद लिखे हैं इसका हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन ये मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नया टीबी का ड्रग कौन सा ऐड हुआ है, न्यू टीबी ड्रग, इसको लिखिएगा। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि न्यू टीबी ड्रग कौन सा ऐड हुआ है, तो बेडाक्विनिन। क्या चीज़ है, बेडाक्विनिन। न्यू टीबी का ड्रग ऐड हुआ है बेडाक्विनिन, इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकंड चीज़ याद रखिएगा कि टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। कब करते हैं, 24 मार्च को टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इतना चीज़ें आप लोग याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों होता है, ड्रॉपलेट और एयरबोन, दोनों टीबी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में 3rd नंबर डिजीज दीजिएगा, मलेरिया कैसा है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम से होता है। फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्क्यूटो होती है उससे होता है। लिख लीजिएगा कैसा डिजीज कंडीशन है ये, तो पैरासाइटिक है। किससे होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। इसका टाइप्स पूछा जाता है, 4 टाइप्स होता है, फाल्सीपेरम, विवेक्स, ओवल और होता है मलेरियाई। फाल्सीपेरम जो है इसका मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर इसका ज़्यादा होता है। जिस भी पेशेंट को ये बहुत हाईली होता है मलेरिया, सुने हुए कि उसको मलेरिया हुआ वो मर गया, तो उसके वजह से कौन सा उसमें हो सकता है, मलेरिया फाल्सीपेरम हो सकता है। इसका मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है इसके टाइप्स में। उसके बाद मलेरिया में हम लोग बात करें कि जो मलेरिया है इसमें भी सेम है डायग्नोसिस इसका। और ये हो गया मलेरिया के बारे में। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। साइन सिम्टम्स में इसका स्टेज पूछा जाता है। साइन सिम्टम्स में 3 गो स्टेज होता है, CHS। पहले होता है कोल्ड स्टेज, सेकंड होता है हॉट स्टेज, थर्ड होता है स्वेटिंग। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके साइन एंड सिम्टम्स ले रिलेटेड। साइन एंड सिम्टम्स ले रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी पर्सन को मलेरिया हो तो पहले उसको पूरा दबा के ठंडा लगेगा, उसके बाद अचानक से गर्मी लगने लगेगा, गर्मी की वजह से उसका स्वेटिंग होगा। इसको याद रखना। देखो याद, ये सीक्वेंस कैसे याद होगा, ये सीक्वेंस है कि पहले तो ठंडा लगेगा, ठंडा के बाद गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा तो बॉडी से अपने आप स्वेटिंग होगा। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले ठंडा लगेगा, उसके बाद वो मान लो कि कुछ भी ब्लैंकेट ये सब ओढ़ेगा तो उसको गर्मी लगेगा, गर्मी की वजह से उसको स्वेटिंग होगा। साइन एंड सिम्टम्स का ये स्टेज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया से। ये हो गया मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिएगा 4 नंबर डिजीज कंडीशन जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में क्या है, इन्फ्लेमेशन इन द लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के जो टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है,
ए का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, सी का क्या होता है, हेपेटाइटिस सी का, हेपेटाइटिस डी का क्या होता है, और हेपेटाइटिस ई का क्या होता है पॉजिटिव एजेंट। ए का होता है पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। बी का होता है हेपेंडा वायरस, हेपेंडा वायरस। फ्लेवी वायरस, सी का फ्लेवी वायरस। डी का होता है डेल्टा वायरस, डेल्टा वायरस। और लास्ट है उसका होता है कैल्सीविरिडी। इससे रिलेटेड हेपेटाइटिस से इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कुछ लिखेंगे, उसको याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ठीक। लेकिन मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में पूछे, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी तो वो होता है हेपेटाइटिस बी। ई का मतलब हेपेटाइटिस ई, बी का मतलब हेपेटाइटिस बी। थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं तो उसको आप लोग लिखिएगा। उसके बाद बात करें कि सेक्सुअल वर्कर्स जो होते हैं, ऑक्यूपेशनल सेक्स वर्कर जो होते हैं, उसमें होता है हेपेटाइटिस बी। ऑक्यूपेशनल सेक्स वर्कर जो होते हैं, वर्कर, उनमें होता है हेपेटाइटिस बी। बी को ही बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस, क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। और जो बी है एकमात्र हेपेटाइटिस है जो कि डीएनए से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए वायरस ले कौन सा हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस बी होता है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होता है हेपेटाइटिस बी, लेकिन मोर डेंजर होता है हेपेटाइटिस ई, इसको याद रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है चिल्ड्रेन में ए होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, पोस्ट बीटी, बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हेपेटाइटिस सी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये मोर डेंजर होता है नॉर्मल में, लेकिन प्रेगनेंसी में डेंजर कौन होता है, तो हेपेटाइटिस ई होता है। ये हम लोग का हो गया 4-5 डिजीज पढ़े, 4 डिजीज वीडियो में पढ़े। पहले पढ़े HIV एड्स के बारे में, उसके बाद पढ़े हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, मलेरिया के बारे में जाने, उसके बाद हेपेटाइटिस के बारे में जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर दे। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग का कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड ही होगा। ऐसे ही करके 4-4, 5-5 हम लोग टॉपिक को पढ़ लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।